हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज AK चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GS by AK चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करना चाह रहे हैं भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान पर हमारी यह जो चर्चाएं होंगी वह चर्चाएं होंगी कि भारतीय संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी। इसके साथ ही हम कुछ पिछले घटनाक्रम की ओर जाएंगे और हम इस बात को सीखेंगे कि संविधान प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस प्रकार से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हम ये देखेंगे कि मनुष्यों को संविधान की आवश्यकता पड़ी। इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करें उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आप जो वीडियो लेक्चर्स देखने वाले हैं यह वीडियो लेक्चर्स आपके किन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि MPPCS प्री प्लस मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप आने वाले समय में MP की SI एग्जामिनेशन अगर आप देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करें, जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक नई वैकेंसी आने वाली है जिसकी बातचीत जोर शोर से चल रही है, वह है MP पटवारी का एग्जामिनेशन। अगर आप MP पटवारी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो याद रखिएगा यह वीडियो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। साथ में अगर हम बात करें तो जो आने वाले एग्जामिनेशन है जैसे कि MP कांस्टेबल की बात करें, MP फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, या अगर हम बात करें ऐसा कोई सा भी एग्जामिनेशन जिसके अंदर GK GS का एक सेक्शन बना रहता है, जिसके अंदर GK GS का सिलेबस है, उन सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में अगर हम बातचीत करें प्यारे साथियों कि अगर आप छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा से लगते हुए किसी ऐसे शहर से संबंधित हैं और अगर आप आने वाले समय में छिंदवाड़ा के अंदर रहकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे कुछ ऑफलाइन जो लेक्चर्स हैं आप वो अटेंड कर सकते हैं। आपको जो ऑफलाइन लेक्चर्स मिलेंगे वो हिस्ट्री पर मिल जाएंगे और हिस्ट्री के अंतर्गत जब हमारी बातचीत होगी तो हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। साथ में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का सेक्शन होगा। ज्योग्राफी का सेक्शन भी आप ऑफलाइन माध्यम से कंटिन्यू कर पाएंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस होगा वो आप कवर अप कर पाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, साथ में बात करें साइंस, बात करें इकोनॉमी की और अगर हम बात करें हिंदी की, ध्यान रखिएगा हिंदी की जो चर्चाएं हमारी होंगी वो होंगी MPPCS मेंस के दृष्टिकोण से। देखिए समझिए, MPPCS मेंस के अंतर्गत 2 सेक्शन बटे होते हैं जिसमें याद रखिएगा 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो याद रखिएगा आपका निबंधात्मक पेपर होता है। साथ में अगर हम बात करें 200 नंबर का जो सेक्शन होता है इसके अंदर हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, तो हिंदी ग्रामर भी आप इसमें कंप्लीट कर पाएंगे। साथ अगर हम बात करें MPSI तो MPSI में हिंदी का वेटेज 70 नंबर का है। वहीं अगर हम बात करें MP पटवारी, SSC कांस्टेबल तो इन एग्जामिनेशन में भी हिंदी का काफी अच्छा वेटेज है। इसके बाद में अगर हम बात करें आज हम संविधान को पढ़ने वाले कैसे हैं, किस तरह से आज संविधान को हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम जो अपनी बातचीत प्रारंभ करेंगे वो बात करेंगे मानवों की उत्पत्ति से, यानी कि पृथ्वी पर मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या अवधारणा थी, क्या विचारधाराएं थी, इन पे बात करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पर रिलेशन डिस्कस करते हुए चलेंगे कि भाई मनुष्यों को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी वो कैसी परिस्थिति थी जिस आधार पर मनुष्यों को संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद हम बात करेंगे, याद रखिएगा, वैश्विक पृष्ठभूमि, यानी कि विश्व इतिहास में हम इस बात को ये डिस्कशन करेंगे कि भाई विश्व के अंदर संविधान की चर्चाएं सबसे पहले किस देश ने की, उस देश के अंदर पहले विद्वान कौन हुए, इन्होंने सबसे पहले बातचीत किस प्रकार से की, तो इन सब चीजों में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जब हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे कि विश्व इतिहास में संविधान के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि विश्व के अंदर संविधान के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दस्तावेज के आधार पर संविधान के प्रकार लिखित भी होते हैं, अलिखित भी होते हैं। आप देखेंगे कुछ जो संविधान होते हैं वो कठोर होते हैं, कुछ संविधान लचीले होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ संविधान याद रखिएगा एकात्मक प्रकृति वाले होते हैं और कुछ जो होते हैं संघात्मक प्रकृति वाले होते हैं। हम इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट करते हुए चलेंगे कि कौन से देश है जिनके पास संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक संविधान अवेलेबल है। आई होप सो आप समझ पा रहे हैं कि आज हम किस टॉपिक में बातचीत करना चाह रहे हैं। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और बातचीत करना चाहते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, अगर हम बातचीत करें संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो संविधान की उत्पत्ति समझने के लिए हमें मनुष्यों की उत्पत्ति समझनी होगी और मनुष्यों की उत्पत्ति समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी।
चलिए, हमारी जो चर्चाएं हम करें, अगर हम बातचीत करें संविधान की, तो संविधान का प्रारंभ आप समझें। संविधान की चर्चाएं अगर आप समझना चाहेंगे तो इसके सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति आप समझेंगे तो लगभग आज से 14.6 करोड़ वर्ष पूर्व आप जाएंगे तो वहां पर आप देखते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत कौन कौन से थे? तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, उसमें पहला सिद्धांत था बिग बैंग का सिद्धांत, जो एवी जॉन लेमिस्टर ने दिया था। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो सर्वमान्य विचारधारा है, उसमें एवी जॉर्ज लेमिस्टर का जो सिद्धांत था वो सर्वमान्य है, जिसे हम जानते हैं बिग बैंग के सिद्धांत को। बिग बैंग के सिद्धांत के नाम से हम इसे जानते हैं। तो एकमात्र महाद्वीप था। इस महाद्वीप का नाम क्या था? तो आप बताएंगे। इस महाद्वीप का नाम बताया गया था, ध्यान रखिएगा, पैंजिया महाद्वीप। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एकमात्र महाद्वीप था। इस महाद्वीप को हम जानते हैं पैंजिया महाद्वीप के नाम से। इसके चारों तरफ में अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसके चारों तरफ में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर था मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो था वो एकमात्र महासागर था और इस महासागर को हम जानते हैं पैंथालासा के नाम से। तो सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र महाद्वीप था जिसे हम बोलते हैं पैंजिया महाद्वीप, और एकमात्र महासागर था जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? आप बताएंगे, पैंथालासा के नाम से जानते थे। समय बीता, समय बीतने के बाद में पृथ्वी का विकास हुआ, और पृथ्वी का जब विकास हुआ तो ध्यान रखिएगा, यही पृथ्वी में एकमात्र जो पैंजिया महाद्वीप था, या पृथ्वी में उपस्थित एकमात्र जो पैंजिया महाद्वीप था, यह विखंडित हुआ, और विखंडित होने के बाद में दो भागों में डिवाइड हुआ प्यारे साथियों। अब आप बोलेंगे सर वो दो कौन कौन से भाग थे? तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसके बाद में जो हमारा एकमात्र महाद्वीप था पैंजिया महाद्वीप था। पैंजिया महाद्वीप में क्या हुआ तो आप देखेंगे इसमें विभाजन हुआ, और विभाजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ध्यान रखिएगा दो बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब वो दो बड़े महाद्वीप कौन कौन से थे? तो आप देख पाएंगे उन दो बड़े महाद्वीप में जो उत्तर की ओर महाद्वीप का निर्माण हुआ, इसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो दक्षिण की ओर महाद्वीप का निर्माण हुआ, इसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले एक ही महाद्वीप था, पैंजिया था, और उसके बाद किसका निर्माण हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करें कितने महासागर इस समय विद्यमान थे, तो ध्यान रखिएगा इस समय केवल एक ही महासागर विद्यमान था, जिसे हम जानते थे, याद रखिएगा, पैंथालासा के नाम से। अब जब पृथ्वी आगे बढ़ी मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यान रखिएगा इसी पृथ्वी में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी का जो हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, इनमें याद रखिएगा क्या हुआ आप बताइएगा। तो इसमें याद रखिएगा फिर से विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद याद रखना कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ? आप बताएंगे 7 बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि पैंजिया महाद्वीप था, पैंजिया से अंगारा लैंड बना, अंगारा लैंड से गोंडवाना लैंड बना, और उसके बाद में 7 बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अगर आप देखेंगे इस बात को समझेंगे तो यहाँ पर आप करंट अफेयर अगर आप पढ़ते तो बोलेंगे सर 8वें महाद्वीप का भी तो निर्माण हो गया है। बिल्कुल ठीक है, 8वें महाद्वीप का निर्माण हो गया है, लेकिन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा उसे अभी मान्यता नहीं मिली। तो अभी कितने महाद्वीप है? ध्यान रखिएगा 7 ही बड़े महाद्वीप हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। अब बात करें, याद रखिएगा हमारे पास जो 7 महाद्वीप है, ये महाद्वीप है। इन महाद्वीपों में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इन 7 महाद्वीपों में से पृथ्वी की, माफ कीजिएगा, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि 7 महाद्वीपों में वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति पाई जाती है या पाई गई थी सबसे पहले? तो ध्यान रखिएगा इन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है जिसे हम जानते हैं अफ्रीकन महाद्वीप के नाम से, या हम जानते हैं इसे अफ्रीका महाद्वीप के नाम से। चलिए इसमें थोड़ी चर्चाएं और आगे बातचीत करते हैं। देखिएगा इसके बाद में हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें, ये अफ्रीका महाद्वीप याद रखिए समथिंग यहाँ पर मान के चलिए, और इस अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप देखेंगे तो याद रखना किसकी उत्पत्ति हुई थी, तब बताएंगे मनुष्य की जो उत्पत्ति पाई गई है वो सबसे पहले कहाँ पाई गई है? आप बताएंगे हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई गई। तो मनुष्य का उत्पत्ति स्थल, मानव का, आप बताइए उत्पत्ति स्थल क्या है? तो याद रखिएगा मनुष्य का उत्पत्ति स्थल है, आप बताइएगा अफ्रीका। मनुष्य का उत्पत्ति स्थल क्या है? बताएंगे अफ्रीकन महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसके बाद में याद रखिएगा जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, इसी महाद्वीप में, या मैं कह सकता हूँ यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है भारत का जिसमें याद रखना 3 रेखाएं गुजरती हैं। अब 3 रेखाएं कौन कौन सी गुजरती हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रखिएगा, और इक्वेटर। ये 3 रेखाएं जो है याद रखना कहां से गुजरती हैं? बताएंगे हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरती है। ठीक है, क्लियर है बातें?
यहाँ पर आप सबसे मेरा क्वेश्चन यह है कि आप मुझे ये बताइए कि जो आधुनिक मनुष्य है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आपके मन में एक विचार आता है कि सर आधुनिक मनुष्य का नाम होमो सैपियन है। नहीं प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, आधुनिक मनुष्य का जो आधुनिक मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन नहीं है। अब जैसे ही मैं ये विचारधारा रखता हूँ कि जो आधुनिक मनुष्य है इसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये कैसी बात है। प्यारे साथियों, इस बात को समझिएगा, जो आधुनिक मनुष्य है उसका नाम होमो सैपियन नहीं है, आप बताएंगे क्या है, होमो सैपियन वाइसमैन कम्युनिकेटर है। तो ध्यान रखिए, जो आधुनिक मनुष्य है इसका वैज्ञानिक नाम आप बताएंगे क्या है, होमो सैपियन वाइसमैन कम्युनिकेटर है। इतनी चर्चाएं हुई, इसके बाद में आप इस बात को समझें कि जो हमारा प्राचीन मनुष्य है, या मैं कह सकता हूं जो प्राचीन मानव है, प्राचीन मानव की हम बात कर रहे हैं, ये प्राचीन मानव का जीवन कैसे था इस पे पहले बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्राचीन मनुष्य है या मानव है, इसका जो जीवन था बताएंगे वो प्राचीन था, या आप बोल सकते हैं इसको प्रिमिटिव कल्चर के रूप में ये अपना जीवन यापन करता था। प्रिमिटिव कल्चर को हम बोलते हैं आदिम सभ्यता का काल, आदिम सभ्यता का काल हम इसे बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्राचीन मनुष्य था इसका जीवन कैसा था आप बताएंगे, आदिम सभ्यता वाला इसका जीवन था। आदिम सभ्यता में जीवन का मुख्य आधार क्या था, तो इसके दो बड़े मुख्य आधार थे, समझिएगा इस बात को, इसके दो बड़े आधार थे। इस समय जो जीवन था मनुष्य का वो याद रखना, उसका अगर मैं बात करूं दो बड़े आधार थे। तो पहला था, याद रखिएगा, गैदरिंग ऑफ फूड, जिसको आप बोल सकते हैं खाद्य संग्रह। ध्यान रखिएगा, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह। और आप बताएंगे जो दूसरा प्रमुख कार्य था मनुष्य का, ये कार्य था मनुष्य का, वह था बताएंगे हंटिंग, अर्थात आप बोल सकते हैं शिकार। जो प्राचीन मनुष्य है इसका जो प्रारंभिक हम जीवन देख रहे हैं, तो ये जीवन दो चीजों पर आधारित है, शिकार करने पर और खाद्य का संग्रह पर, यानी जो गैदरिंग ऑफ फूड है, फल फ्रूट मिल गए इनका संग्रह करना और उसके बाद में अपना जीवन यापन करना। इस समय जो मनुष्य है, याद रखिएगा, इस समय जो मनुष्य है, ये मनुष्य ध्यान रखिएगा किस तरह से रहता है। ध्यान रखिएगा, यह मनुष्य जो है वो कबीले के रूप में अपना जीवन यापन करता है। मतलब हुआ ये कि ग्रुप में रहना मनुष्य ने सीखा। अब यहां पर आप एक बात विचार करने वाली बात यह है कि इस समय मनुष्य कबीले के रूप में रह रहा है और कर क्या रहा है आप बताएंगे, तो कर रहा है प्यारे साथियों दो काम। पहला काम है गैदरिंग ऑफ फूड और दूसरा कार्य आप बताएंगे हंटिंग करना। इस दौरान मनुष्य के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको लेकर इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो, झगड़ा, मैं कह सकता हूं हितों के टकराव वाली बात हो। जब तक मनुष्यों के बीच में हितों के टकराव नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा मनुष्य शांतिपूर्वक जीवन यापन करेंगे और कहीं भी इनको नियमों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही मनुष्य आगे चलकर अपना समय बिताएगा, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य शिकार करने के बाद में एक नया कार्य प्रारंभ करेगा जिसको आप बोलेंगे कृषि कार्य। और जैसे ही मनुष्य कृषि कार्य करेगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहां से दो बड़े कंपोनेंट निकल कर आएंगे। उन दो बड़े कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट जो है वो याद रखना क्या होगी, एग्रीकल्चर से क्या निकलेगी, क्रॉप्स, अर्थात कृषि निकलेगी, अर्थात आप बताएंगे फसल निकलेगी, फसल की उत्पत्ति होगी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जैसे ही व्यक्ति कृषि करने लगा है तो अब मनुष्य में याद रखिएगा जो भूमि है, लैंड है, याद रखिएगा इसको लेकर क्या होगी, एक विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी। और जो भूमि होगी याद रखना, ये भूमि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दो बड़े कंपोनेंट निकल कर आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं क्या निकल कर आ गई है, फसल निकल कर आ गई है और आप देख पा रहे हैं भूमि। याद रखना, ये फसल और भूमि एक नई अवधारणा को जन्म देगी जिसे हम बोलेंगे संपत्ति की अवधारणा। तो आप यहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल निसंदेह क्वेश्चन रखेंगे, सर संपत्ति क्या होती है। प्यारे साथियों बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, संपत्ति से तात्पर्य होता है वे सभी वस्तुएं या वे सभी चीजें जिनको आप दैनिक जनजीवन में यूज करने के बाद भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनको आप दैनिक जनजीवन में यूज करने के बाद भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, इन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं आप बताएंगे, संपत्ति बोलते हैं। और संपत्ति की अवधारणा प्राचीन इतिहास में किस तरह से निकल के आ रही है आप बताएंगे, कृषि से याद रखना जो हमारी संपत्ति की अवधारणा निकल कर आ रही। तो अब आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं संपत्ति से। प्यारे साथियों, जैसे ही ध्यान रखिएगा संपत्ति निकल कर आएगी, वैसे ही मनुष्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर विवाद कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, समझिए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मनुष्य कबीले के रूप में रह रहा है, पहले इसके पास में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको लेकर हितों के टकराव होंगे, विवाद उत्पन्न होगा। लेकिन अब संपत्ति ऐसी चीज बनकर आ गई है जिसको लेकर इनके मध्य में हितों के टकराव होंगे।
अब जब हितों के टकराव होंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनको सुलझाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, या मैं कह सकता हूं, याद रखिएगा, जो कानून है इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और नियम और कानूनों का संग्रह ही तो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो सबसे पहले आपने इस बात को समझे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझिएगा, संविधान की आवश्यकता पड़ती है आपको जब आपके बीच में हितों के टकराव आते हैं, जब आपके बीच में विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में याद रखना आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? नियमों की, कानूनों की आवश्यकता आपको पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हमने देखे थे कि जो संपत्ति है इसकी अवधारणा उत्पन्न हो गई थी, और संपत्ति की अवधारणा कहां पर आई है? याद रखिएगा, प्राचीन मनुष्यों के बीच में आई है। आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन जो मनुष्य थे इनके बीच में, ध्यान रखिएगा, किसकी अवधारणा निकल कर आई है? आप बताएंगे, संपत्ति की अवधारणा निकल कर आई है। हमने एक बात पिछले स्लाइड में ये देखे थे कि जो प्राचीन मनुष्य था वो कैसे जीवन यापन कर रहा था। तो आप बताएंगे, कबीले के रूप में। किसके रूप में जीवन यापन कर रहा था? कबीले के रूप में ये रह रहा था। अब ध्यान रखिएगा, कबीले में एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काफी फिजिकल रूप से स्ट्रांग होगा और मेंटली काफी स्ट्रांग होगा। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति फिजिकली रूप से काफी स्ट्रांग होगा, मैं कह सकता हूं, या फिर मेंटली रूप से काफी स्ट्रांग होगा, वह यह प्रयास करेगा कि संपत्ति का अधिक से अधिक हिस्सा किसके पास में आए? उसके पास में आए। ध्यान रखिएगा, राजा की अवधारणा कैसे निकलती है, राजा बनते कैसे हैं, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इस पॉइंट से। ध्यान रखिए, जो कबीले के अंदर जो व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा, जो काफी मेंटली रूप से स्ट्रांग था, कह सकते हैं हम, वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है किस बात को लेकर कि संपत्ति का अधिक से अधिक हिस्सा उसके पास में आए। आप देख पाएंगे कि संपत्ति का अधिक से अधिक हिस्सा उसके पास में आएगा। तो याद रखिए, ऐसी स्थिति में संपत्ति अत्यधिक रूप से उसके पास में पहुंच जाएगी। अत्यधिक रूप से संपत्ति पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का हो जाएगा, एक व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा। और ये व्यक्ति, याद रखना, जिसके पास संपत्ति है, ये आगे चलकर कहलाएगा राजा। ये व्यक्ति कहलाएगा राजा। अब आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो कबीले का ही एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के पास में अधिक से अधिक संपत्ति आ गई है। लेकिन एक बात को समझने का प्रयास आप कीजिए कि क्या वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है अकेला खुद? नहीं। अगर उसको अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना है, उसको अपनी संपत्ति को संभाल कर रखना है, तो ऐसी स्थिति में कुछ रक्षा करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये व्यक्ति फिर से जाएगा कहां पर? कबीले में जाएगा। और जब व्यक्ति कबीले में जाएगा तो कबीले में जाकर क्या बोलेगा? वह यह बात रखेगा कि मुझे आप में से कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता है। अब कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता क्यों है? तो जो संपत्ति उसके पास में अधिक रूप से आई है, इस संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए हमें कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता है। कबीले के कुछ व्यक्ति मान जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, हम आपकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मेंटली रूप से स्ट्रांग था, जिसे हमने नाम दिए हैं राजा, हमने नाम दिए हैं, जिसने अत्यधिक संपत्ति पर अपना अधिकार कर रखा है, वो व्यक्ति उन व्यक्तियों को बोलेगा कि भाई साहब, अगर आप मेरी संपत्ति की रक्षा करेंगे तो ऐसी स्थिति में मैं क्या दूंगा? आपको खाने को दूंगा, आपको उपभोग करने के लिए कुछ वस्तुएं दूंगा। जो वस्तुएं मेरे पास में रखी हुई है, अत्यधिक रूप से मैंने स्टोर करके रखी हुई है, वो मैं आपको कुछ रूप से दे दूंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजा कौन व्यक्ति होता है। ध्यान रखिएगा, जो एक व्यक्ति जिसके पास अत्यधिक रूप से संपत्ति आ गई है, जो राजा कहला रहा है, ध्यान रखिएगा, इसने अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया है, और इन व्यक्तियों का जो समूह होगा वही कहलाएगा रक्षा तंत्र, वही कहलाएगा रक्षा तंत्र। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के पास संपत्ति भी आ गई है और एक ही व्यक्ति के पास डिफेंस सिस्टम भी आ गया है। तो याद रखना, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति रहेगी, जिस व्यक्ति के पास डिफेंस सिस्टम रहेगा, वही व्यक्ति क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, राजा कहलाता है, किंग कहलाता है। तो किंग क्या होता है? याद रखना, जिस व्यक्ति के पास में संपत्ति होती है, जिस व्यक्ति के पास में, याद रखिएगा, डिफेंस सिस्टम होता है, वो व्यक्ति कहलाता है, ध्यान रखिए, राजा कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें हम समझ गए हैं। लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे तो एक बात और आप सीखेंगे कि जो व्यक्ति राजा है, या व्यक्ति जो राजा बना है, तो राजा होगा तो सीधी सी बात है, प्रजा भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राजा किस पर बनेगा? कुछ व्यक्तियों के समूह पर ही तो बनेगा ना, और जो व्यक्तियों का समूह है जिन पर वो व्यक्ति राजा बना है, वो प्रजा बन जाएगी, सीधी सी बात है। यहां से आप सीखेंगे मोनार्की सिस्टम। तो मोनार्की सिस्टम क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, इसको हम समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, जो व्यक्ति राजा बना है, जिसके पास में संपत्ति थी, जिसके पास में रक्षा तंत्र था, वो व्यक्ति याद रखना किस पर राजा बना है, तो आप बताएंगे प्रजा पर राजा बना है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने का प्रयास आप कीजिएगा
कि जो व्यक्ति राजा प्रजा पर राजा बना है, याद रखना ये राजा और प्रजा के बीच में एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक प्रकार का समझौता होता है, एक प्रकार का समझौता होता है। आप बोलेंगे सर किस प्रकार का समझौता होगा? तो राजा और प्रजा के मध्य एक प्रकार का समझौता होगा और इस बात को लेकर समझौता होगा कि जो राजा होगा वो प्रजा का संरक्षण करेगा और ऐसी स्थिति जब प्रजा के पास में खाने को कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति जब बाहर से किसी का आक्रमण होगा, तो उस समय प्रजा की सुरक्षा कौन करेगा? राजा का डिफेंस सिस्टम करेगा। तो राजा का डिफेंस सिस्टम क्या काम करेगा? प्रजा का रक्षा करने का काम करेगा। लेकिन इसके बदले में राजा लेगा क्या? राजा तो देने का काम कर रहा है ना, सुरक्षा देने का काम कर रहा है, लेकिन इसके बदले में प्रजा से वो लेगा क्या? तो इसके बदले में प्रजा से वो लेगा टैक्स। मेरे प्यारे साथियों, तो यहां से प्रारंभ हो रहा है टैक्सेशन सिस्टम। तो आप देखेंगे कि यहां से क्या प्रारंभ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहां से टैक्सेशन सिस्टम प्रारंभ हो जाएगा। और याद रखना जिस व्यवस्था में राजा होता है, जिस व्यवस्था में प्रजा होती है और जिस व्यवस्था में टैक्सेशन होता है, इस पूरे घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम को हम बोलते हैं राजतंत्र या हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आपने पहले सीखे कि संपत्ति की अवधारणा कैसे निकली थी। तो संपत्ति की अवधारणा निकली थी कृषि से प्यारे साथियों। इसके बाद में हमने क्या डिस्कस करे कि राजा कैसे बना था। तो जिस व्यक्ति के पास में संपत्ति होगी, जिस व्यक्ति के पास में याद रखना क्या होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, उसको हम राजा बोलेंगे। राजा से राजतंत्र कैसे बनेगा? अगर हम बात करें कि राजतंत्र क्या होता है, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा होगा, प्रजा होगा और टैक्सेशन सिस्टम होता है, उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? राजतंत्र बोलते हैं या फिर हम मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप इस बात को सीखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 3 बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ था। अब ये 3 बड़ी सभ्यताएं कौन कौन सी थी प्यारे साथी? तो पहली सभ्यता आप सब जानते हैं जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। और जो दूसरी सभ्यता हमें प्रमुख रूप से हमें दिखाई देती है, इस सभ्यता का नाम आप सब जानते हैं जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता। तो दूसरी सभ्यता हो जाएगी मिस्र की सभ्यता। और याद रखिएगा अगर हम बातचीत करें कि इसके बाद में एक और सभ्यता हमें विश्व इतिहास में दिखाई पड़ती है, इस सभ्यता का नाम था, याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं सुमेरु की सभ्यता। तो ये सुमेरु की सभ्यता भी ध्यान रखिएगा यहीं पर थी। ये 3 बड़ी सभ्यताएं आपको विश्व इतिहास में देखने मिलेंगी। और इन तीनों सभ्यताओं के अंदर अगर आप देखेंगे प्यारे साथियों तो आप पाएंगे कि इन तीनों सभ्यताओं के अंदर क्या प्रचलित था। तो आप बताएंगे इनके अंदर मोनार्की सिस्टम था, या अगर आप बात करें तो जी डिफेंस, माफ कीजिएगा, मोनार्की सिस्टम था, या जिसको आप बोल सकते हैं राजतंत्र जो था, वो आप इन तीनों सभ्यताओं के अंदर देख पाएंगे। अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा समय और आगे बढ़ा और यही जो राजा थे, याद रखिएगा, घटनाक्रम में आगे बढ़े तो क्वेश्चन पहली बात आती कि भाई किस राजा के सामने सबसे पहले नागरिकों ने विद्रोह किया या नागरिकों ने अपने अधिकारों की मांग रखी। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर जहां भी राजतंत्र चल रहे हैं, इन राजतंत्र में नागरिकों ने पहली बार ये मांग कहाँ रखी कि भाई हमें अपने अधिकारों के लिए कुछ अधिकार चाहिए, हमें जनता के लिए कुछ अधिकार चाहिए। तो ऐसी मांग कहाँ रखी गई थी प्यारे साथियों? ये जो मांग थी पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले रखी गई थी, आप बताएंगे ब्रिटेन में। अगर हम बात करें ब्रिटेन में ये मांग कब रखी गई थी, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के अंदर यह मांग रखी गई थी, सन आप बताइएगा, सन हो जाएगी 1215। तो 1215 में विश्व इतिहास में सबसे पहले ये मांग उठी कि नहीं, अब जो राजा है, राजा को प्रजा के लिए भी काम करने चाहिए, केवल टैक्सेशन लेने से काम नहीं चलेगा। और सन 1215 में ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये मांग उठी थी कि भाई राजा को प्रजा के लिए काम करना चाहिए। और यहाँ पर एक नारा दिया गया था जिस नारे को हम जानते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखिएगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन या नागरिक अधिकारों का पहला प्रपत्र की जो मांग है वो बताएंगे 1215 में रखी गई थी, ब्रिटेन के अंदर रखी गई थी। कुछ वहां के जो नागरिक थे उन्होंने इस तरह की मांग रखी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजा ने इन मांगों को खारिज कर दिया और इन मांगों को मानने से बिल्कुल साफ तरह से इनकार कर दिया। तो इस तरह की मांग यहां पर हुई। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, नागरिक अधिकारों की मांगे, नागरिक अधिकारों की मांगे। तो नागरिक अधिकारों की मांगे सबसे पहले रखी गई थी 1215 में। प्यारे साथियों, इसके बाद ब्रिटेन के अंदर ही एक और घटनाक्रम आता है, एक और सन हमें देखने को मिलती है। ये सन हमें देखने को मिलती है, आप बताएंगे, सन 1668। 1668 में जब आप देखेंगे
1668। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन के अंदर फिर से यही मांग उठती है, लेकिन इस बार जो ये मांग होगी वो लिखित रूप से होती है। पहले जो 1215 में मांग हुई थी ये मौखिक रूप से हुई थी, लिखित रूप से 1668 में ये मांग होती है। और इस मांगों में ये कहा जाता है कि हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार चाहिए। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन को लिखित रूप में लाया गया था 1668 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की जो बात हुई, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसे हम बोलते हैं बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये मांग सबसे पहले रखी गई थी, याद रखना। या मैं कह सकता हूं जो मांग रखी गई थी वो ओरली रखी गई थी 1215 में, लेकिन लिखित रूप से कब रखी गई आप बताएंगे 1668 में। और इसी मांग को स्वीकार कर लिया गया राजा के द्वारा, ब्रिटेन की राजा के द्वारा, और इसे ही हम बोलते हैं मेघना कार्टा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। भारतीय संविधान का मेघना कार्टा क्या है? भाग 3 है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि मेघना कार्टा उसे बोलते क्या है, मेघना कार्टा है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के अंदर नागरिकों के अधिकारों को लेकर जो लिखित प्रस्ताव रखा गया था, इसी प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? भारतीय विश्व इतिहास का मेघना कार्टा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसे ही हम बोलते हैं विश्व इतिहास का मेघना कार्टा, ठीक है। आप बोलेंगे इसे ही हम बोलते हैं मेघना कार्टा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व इतिहास का मेघना कार्टा क्या है बताएंगे। 1668 में जो प्रपत्र तैयार किया गया था, प्रपत्र ब्रिटेन की राजा के द्वारा स्वीकार किया गया था, इसे ही हम बोलते हैं विश्व इतिहास का मेघना कार्टा। अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं इसके बाद में, और आगे बढ़े और इस बात को हम सीखने का प्रयास करेंगे कि भाई विश्व इतिहास में बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे देश थे। इन देशों में सबसे पहले संविधान को लेकर मांग किस देश में रखी गई थी, इन पर हम विचार करना चाह रहे हैं। प्यारे साथियों, इस बात को समझिएगा, विश्व इतिहास के अंदर संविधान को लेकर सबसे पहले जो मांग रखी गई थी वो रखी गई थी, याद रखिएगा, ग्रीस, या आप बोल देते हैं इसे ग्रीस देश है, या आप इसे जानते हैं यूनान देश के नाम से, यूनान देश के नाम से, जिसकी राजधानी ध्यान रखिएगा क्या है, तो आप बताइएगा इसकी राजधानी जो है वो एथेंस है, ठीक है, एथेंस है। तो एथेंस में विश्व इतिहास के अंदर सबसे पहले ये मांग रखी गई थी कि नहीं, हमें संविधान की आवश्यकता है, हमें संविधान बनाना चाहिए प्रजा के हित में, या राजा अच्छी तरह से काम कर सके, इसको लेकर। तो आप देख पा रहे हैं विश्व इतिहास में सबसे पहले मांग कहां रखी गई है प्यारे साथी, तो बताएंगे एथेंस यूनान में रखी गई थी, ठीक है। यहां पर पहली बार विचार रखने वाले विद्वान कौन हुए, तो ध्यान रखिएगा, संविधान होना चाहिए इसको लेकर विचार रखने वाले जो विद्वान थे, इनका नाम आप जानेंगे कौन थे जी, सुकरात थे। तो याद रखिएगा, विश्व इतिहास में जो पहले विद्वान है जो संविधान की मांग कर रहे हैं, इनका नाम आप बताएंगे क्या है, सुकरात है। तो सुकरात महोदय ने सबसे पहले, याद रखिएगा, यूनान के जो राजा थे इनके सामने ये बात रखी कि विश्व इतिहास में हमें क्या चाहिए जी, संविधान चाहिए। हमारे जो प्रजा है उनका अधिकतम जो कल्याण हो सकता है वो संविधान के माध्यम से हो सकता है। ध्यान रखिएगा, विश्व इतिहास में संविधान को लेकर सबसे पहले जो फिलॉसफी है, दर्शन है, ये दर्शन की शुरुआत कौन कर रहे हैं, सुकरात साहब कर रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र का जनक, याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइएगा, तो आप बताएं किसे कहते हैं, हम सुकरात को कहते हैं। सुकरात ने संविधान को लेकर बहुत सारी विचारधाराएं प्रकट की, बिल्कुल प्रकट की, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि सर क्या इन्होंने कोई पुस्तक लिखी थी, क्या इन्होंने कोई बुक लिखी थी? मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने अपनी विचारधारा पर, फिलॉसफी पर बहुत सारी बातचीत जरूर की, लेकिन इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद में क्या कोई और विद्वान हुए जिन्होंने संविधान को लेकर विचार रखे थे, विचार प्रकट किए थे? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में एक और विद्वान आते हैं विश्व इतिहास पर, जिनका नाम आप जानेंगे कौन होंगे। याद रखना, इनके बाद इनके शिष्य हुए जिनका नाम था प्लेटो। तो याद रखना, सुकरात के ही शिष्य कौन है, प्लेटो है। और प्लेटो राजनीति शास्त्र से ही संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने राजनीति दर्शन को लेकर, राजनीतिक फिलॉसफी को लेकर अपने विचार प्रकट किए। इनकी फिलॉसफी अगर आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप एक बात पाएंगे कि इनकी फिलॉसफी में कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है सुकरात की विचारधारा का। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी फिलॉसफी तो दी, अपनी विचारधारा तो प्रकट की ही थी, लेकिन साथ में याद रखिएगा जो इनकी विचारधारा थी, इनकी विचारधारा में प्रमुख रूप से क्या चीज दिखाई देती है, तो आप बताएंगे सुकरात के विचार। इनकी विचारधारा में सुकरात के विचार भी प्रकट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो प्लेटो के विचार तो इसमें है ही है।
आप इसके बाद पूछना चाहेंगे सर ये तो विचारों की बात हो गई कि इनके विचारों में किस किस की प्रधानता, तो प्लेटो खुद के विचारों में खुद की प्रधानता तो रखेंगे ही, साथ में सुकरात की भी इन्होंने क्या रखे थे, विचार रखे थे, सीधी सी बात है। इसके बाद अगर हम एक बात समझें कि क्या इन्होंने कोई पुस्तक लिखी थी, तो जी हाँ, इनके द्वारा याद रखना एक पुस्तक लिखी गई थी। तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है तो आप बताइएगा, याद रखिएगा। इसमें प्लेटो की जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम आप बताएंगे रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा, जो इनकी बुक है, पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे प्लेटो ने लिखी है। किस विषय से संबंधित है तो आप बताएंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित इनकी पुस्तक है। ठीक है, राजनीति विज्ञान से संबंधित इनकी पुस्तक थी। इसके बाद में आप मुझसे जानना चाहेंगे कि सर इसके बाद में क्या कोई और दार्शनिक हुए जिन्होंने राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारधारा रखी थी? जी हाँ, प्लेटो के ही शिष्य हुए जिनका नाम हुआ आप बताएंगे अरस्तु। तो याद रखिएगा, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु ने ध्यान रखिएगा जो अपनी विचारधारा रखी, इसमें याद रखिएगा इन्होंने प्रमुखता से राजनीति विज्ञान पर प्रखर रूप से अपने विचार प्रकट किए। और अरस्तु ने जो अपने विचार प्रकट किए वो एक पुस्तक में रखा था, एक पुस्तक में इन्होंने कहना चाहिए अपने विचारों को प्रकट किया। और इस पुस्तक का नाम अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का जो नाम था वो था पॉलिटिक्स। ध्यान रखिएगा, तो पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक हो गई है, आप देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है प्यारे साथियों, आप बताएंगे हमारे अरस्तु महोदय की पुस्तक है। किस विषय से संबंधित है ध्यान रखिएगा, तो इनका जो विषय है बताएंगे राजनीति विज्ञान है। और राजनीति विज्ञान पर इन्होंने बहुत प्रखरता से अपने विचार प्रकट किए थे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो इनके विचार इतनी प्रखरता से इन्होंने रखे थे, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान का जनक। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है प्यारे साथियों, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताइएगा राजनीति विज्ञान के जनक है, आप बताइएगा कौन है, हमारे अरस्तु साहब हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से बातचीत रखेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या बातें डिस्कस की हैं कि विश्व इतिहास में सबसे पहले किस देश में संविधान की बातचीत प्रारंभ हुई, विचारधारा प्रारंभ हुई, आप देखेंगे यूनान में प्रारंभ हुई थी। अच्छा, यूनान के अंदर कोई विचारधारक थे क्या, कोई दार्शनिक थे क्या जिन्होंने ये बात रखी थी? जी हाँ, बिल्कुल थे। दार्शनिक का नाम क्या था बताएंगे, सुकरात थे। बिल्कुल ठीक है। सुकरात के बारे में अगर हम बात करें, सुकरात ने जो अपने विचार प्रकट किए थे क्या किसी पुस्तक में किए थे? तो नहीं, इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। अगर हम बात करें सुकरात पर, तो सुकरात को हम बोलते हैं फिलॉसफी के विचारक या दर्शन विज्ञान के विचारक के नाम से हम इन्हें जानते हैं। क्या इसके बाद में कोई और दार्शनिक आए? तो जी हाँ, बिल्कुल आए। इन्हीं के शिष्य आए जिनका नाम था प्लेटो। ध्यान रखिएगा, ये प्लेटो है, प्लूटो नहीं है, प्लूटो ग्रह है, ध्यान रखिए। प्लेटो है, ये प्लेटो आए, प्लेटो ने अपने विचार प्रकट किए। तो याद रखना, इनके जो विचार है इनमें सुकरात की विचारधारा दिखाई देती है और प्लेटो की विचारधारा तो दिखाई देती ही है। साथ में क्या इन्होंने कोई पुस्तक लिखी? तो याद रखिएगा, इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पुस्तक इनके द्वारा लिखी, तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था रिपब्लिक। क्या इसके बाद और कोई दार्शनिक आए? जी हाँ, बिल्कुल दार्शनिक आए जिनका नाम था बताएंगे अरस्तु था। तो अरस्तु ने याद रखिएगा अपनी विचारधारा प्रकट की। अरस्तु ने क्या कोई पुस्तक लिखी थी? जी हाँ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स नाम था। और पॉलिटिक्स की वजह से ही इनको क्या बोलते हैं याद रखिएगा, तो आप बोलेंगे इन्हें बोलते हैं राजनीति विज्ञान के जनक। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, आप देख पा रहे हैं अरस्तु होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बातचीत, इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं के प्रकार। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन हम ये करना चाहेंगे कि जो विश्व के अंदर संविधान के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, संविधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इन सब में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इस बात को समझने का प्रयास आप कीजिएगा कि विश्व के अंदर जितने भी संविधान हमें देखने को मिलते हैं, इन संविधान को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम ये पाएंगे कि विश्व के अंदर जो संविधान है वो विषय वस्तु के आधार पर भी होते हैं, संशोधन के आधार पर भी होते हैं, संघ के आधार पर भी होते हैं और उत्पत्ति के आधार भी संविधान के प्रकार होते हैं। अगर हम देखें विषय वस्तु के आधार पर या मैं कह दूं दस्तावेज के आधार पर, आप इसी में एक वर्ड ध्यान रखिएगा, दस्तावेज के आधार पर। दस्तावेज के आधार पर संविधान के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के संविधान के प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है बताएंगे, लिखित संविधान है या अलिखित संविधान होता है दस्तावेज के आधार पर। लिखित संविधान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान वे संविधान जिसमें रिटन फॉर्म में उसका जो प्रावधान है वो रखे हुए हो, तो उनको हम बोल सकते हैं लिखित संविधान है। अलिखित क्या होते हैं, इस पर विचार हम रखेंगे। तो अभी पहले आप ध्यान रखिए कि भाई विषय वस्तु के आधार पर या दस्तावेज के आधार पर संविधान के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, लिखित और अलिखित होते हैं। आगे आइए, संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है लचीला संविधान या हम इसे बोलते हैं कठोर संविधान।
होगा क्लियर। इसके बाद में बात करें संघ के आधार पर, तो संघ के आधार पर ध्यान रखिएगा संविधान के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है एकात्मक संविधान और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संविधान के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो संविधान के प्रकार है वो याद रखना, विकसित संविधान होता है और निर्मित संविधान होता है, तो दो प्रकार इसके भी होते हैं। तो इस तरह से आपने देखे संविधान के प्रकार और उसके अंदर कितने प्रकार होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक को हम डिस्कस करने का प्रयास हम करेंगे। अगर हम बात करें विषय वस्तु के आधार पर या दस्तावेज के आधार पर, तो संविधान के दो प्रकार होते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रकार है याद रखना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको हम बोल रहे हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, तो जिसका अधिकांश हिस्सा क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, लिखा हुआ रहता है, इसे हम लिखित संविधान कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कि भाई कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके अंदर लिखित संविधान है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज अमेरिका, दूसरा एग्जाम्पल है फ्रांस, तीसरा एग्जाम्पल है चीन, चौथा एग्जाम्पल है भारत। वही बात करें नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का संविधान, ये याद रखना पूरे जो देश है इसके अंदर कैसा संविधान है, लिखित संविधान चलता है। क्लियर है मेरी बातें। आप मुझसे यहाँ पर जानना चाहेंगे सर इसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा प्यारे साथियों कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है जिसके अंदर लिखित संविधान नहीं होता। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 ऑप्शन इन्हीं में से कोई एक रहेंगे, इन्हीं में से कुछ 3 ऑप्शंस रहेंगे और एक ऑप्शन कहीं और का रहेगा, आलिखित का वो डाल देगा। तो इस तरह से आपको ये चीजें देखनी पड़ती है कि भाई लिखित संविधान के एग्जाम्पल कौन से। अब आ जाइए बात करते हैं आलिखित संविधान में। तो आलिखित संविधान की बात करें तो ऐसा संविधान, आलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान क्या होता है, आलिखित होता है। याद रखना इसे आलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कौन सा देश है बताएंगे, ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का जो संविधान है याद रखना कैसा संविधान है बताएंगे, आलिखित संविधान इसके अंतर्गत है। एक और एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, तो अगर हम बात करें सऊदी अरब भी ध्यान रखिएगा आलिखित संविधान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर संविधान के प्रकार कितने हैं, 2 हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है आलिखित संविधान। क्लियर है बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर भी याद रखिएगा संविधान के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है लचीला संविधान और दूसरा होता है कठोर संविधान। लचीला संविधान क्या होता है, तो ऐसा संविधान जिसमें ध्यान रखिएगा संशोधन करने की प्रक्रिया काफी आसान होती है। एक बार देख लीजिए, वह संविधान जिसमें संशोधन करना सरल प्रक्रिया के द्वारा संभव हो जाए उसे हम बोलते हैं लचीला संविधान। जैसे हम बात करें ब्रिटेन का संविधान, ये लचीला संविधान का एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरा प्रकार देख लीजिए कठोर संविधान क्या होता है, तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, अर्थात संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है काफी कठोर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कठोर संविधान बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए अमेरिका का संविधान। यहाँ पर आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है, या भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर। क्या हमारा संविधान लचीला है, क्या हमारा संविधान कठोर है। प्यारे साथियों मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों प्रकृति वाला है। तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो इतनी कठोर नहीं कि संशोधन ना हो पाए और इतनी भी सरल नहीं है कि बहुत सारे संशोधन हो पाए। आई होप सो क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट जो टाइप है याद रखना, अगर हम बात करें तो ये हो गया है हमारा संशोधन के आधार पर। आगे बात करते हैं याद रखना संघ के आधार पर। तो संघ के आधार पर अगर हम बात करें तो याद रखना इसके 2 प्रकार होते हैं संविधान के। पहला होता है एकात्मक संविधान और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा संविधान जिसके माध्यम से जो शक्ति है वो केवल केंद्र सरकार को मिल जाए। ऐसा संविधान जिसके माध्यम से शक्ति जो है वो केवल याद रखना केंद्र सरकार को मिल जाती है, यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण रहता है। केवल केंद्र सरकार के ही पास में सारी शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास में कोई शक्ति ना रहे, जो हमारी नगर पालिका नगर निगम है इनके पास में कोई शक्ति ना रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं याद रखिएगा एकात्मक संविधान बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है चीन,
आप देखते हैं कम्युनिस्ट जो पार्टी है यहाँ की, याद रखिएगा, इसके पास में सारे अधिकार है। ब्रिटेन देख लीजिए, रूस देख लीजिए, जापान का संविधान देख लीजिए, ये सब किस में आते हैं बताएंगे, एकात्मक संविधान में आते हैं। दूसरे टाइप में चलते हैं। संघात्मक संविधान क्या होता है? संघात्मक संविधान ऐसा संविधान जिसमें शक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार के पास में कुछ शक्ति हो, राज्य सरकार के पास में कुछ शक्ति हो, फिर नगर निगम नगर पालिका में शक्ति का डिवीजन हो जाए, यानी शक्तियां बढ़ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संघात्मक संविधान बोलते हैं। आई होप सो क्लियर है चीजें। जैसे भारत के अंदर आप देखेंगे कि भारत के अंदर पूरी की पूरी शक्ति केंद्र सरकार को नहीं मिली हुई है, कुछ शक्ति राज्य सरकार को मिली है, कुछ शक्ति नगर पालिका को मिली है। तो हमारे यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण नहीं है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, और हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, भारत का संविधान तो होगा ही होगा। तो इतनी चर्चा हमने इस पे की है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चाएं करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। देखिए ये सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है, या मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं उन देशों में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, वो क्वेश्चन यह है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है अनुच्छेद के अनुसार? ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक लाइन जोड़ दी है अनुच्छेद के अनुसार, तो आप सोचिए, तब तक मैं इस चीज को लिख देना चाहूंगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस दृष्टिकोण से प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे अनुच्छेद के अनुसार। सबसे बड़ा संविधान किस दृष्टिकोण से आप बताएंगे? आर्टिकल वाइज, यानी कि अनुच्छेद के अनुसार। किस देश का है भाई? तो अगर आपने आंसर यहां पर लगाए हैं भारत, तो बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो संविधान है वो अनुच्छेदों के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिए क्या है बताएंगे, संविधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इंडिया। ठीक, अब अनुच्छेद के अनुसार हमने डिस्कशन किया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा देश। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? तो भारत का जो मूल संविधान है, ध्यान रखिएगा, उसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो ध्यान रखिएगा 490 प्लस, तो 490 प्लस अनुच्छेद है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप मुझे ये बताइए विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है जिसके अंतर्गत सबसे कम अनुच्छेद आते हो? अनुच्छेद के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो ध्यान रखिएगा, आप सोचिए, तब तक मैं इसे लिखना चाहूंगा। अगर हम बात करें प्यारे साथियों सबसे छोटा देश, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किसके दृष्टिकोण से प्यारे साथियों? आप बताएंगे आर्टिकल वाइज, आर्टिकल वाइज, यानी किस देश का संविधान सबसे छोटा है अनुच्छेदों के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अमेरिका, यूएसए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। याद रखिएगा, अनुच्छेद के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? आप बताएंगे अमेरिका का है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मुझसे दूसरा क्वेश्चन यहां पूछना चाहेंगे कि सर कितने अनुच्छेद हैं इनके संविधान में? तो प्यारे साथियों इनके संविधान में, अर्थात अमेरिका के संविधान के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेदों की जो संख्या आती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन संविधान में, तो इनकी संख्या है आर्टिकल 7। केवल 7 आर्टिकल ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अनुच्छेद के अनुसार भारत है। कितने अनुच्छेद है? 395 देखिए, या अभी वर्तमान बात करें तो 490 प्लस। किस देश का संविधान सबसे छोटा है अनुच्छेदों के अनुसार? तो आप देख पाएंगे अमेरिका। अमेरिका में कितने अनुच्छेद है प्यारे साथियों? तो 7 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं और घटनाक्रम में। मेरा अगला क्वेश्चन आप सभी से यह है कि आप मुझे ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है शब्दों के अनुसार? यानी कि शब्दों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आप मुझे बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान, सबसे
बड़ा संविधान किसके अनुसार? शब्दों के अनुसार, वर्ड्स के अनुसार। तो वर्ड्स के अनुसार कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? आप बताएंगे इंडिया, भारत का संविधान है, याद रखिएगा। अनुच्छेद के अनुसार भी सबसे बड़ा है और शब्दों के अनुसार भी बड़ा है। आप पूछना चाहेंगे सर कितने शब्द हैं इसमें? तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, इसके अंदर जो शब्दों की संख्या है वो कितनी आती है? तो याद रखना शब्दों की संख्या आती है, आप बताइएगा, लगभग 15.6 लाख शब्द, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आते हैं। आई होप सो क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसी में। अगले क्वेश्चन पर हम बात करना चाहेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आप सबसे यह है कि आप मुझे ये बताइए, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है शब्दों के अनुसार? तो देखिए समझिए इस बात को। तो विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा संविधान वाला देश, सबसे छोटा संविधान वाला देश शब्दों के अनुसार, शब्दों के अनुसार अगर हम बात करें तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा मोनाको। ध्यान रखिएगा, मोनाको कंट्री है, मोनाको कंट्री है। आप मुझसे फिर पूछेंगे सर सबसे कम शब्द है, कितने शब्द हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो शब्दों की संख्या आती है वो लगभग कितनी आती है प्यारे साथियों? तो लगभग 7000, याद रखिएगा, इसमें क्या है? शब्द है। तो इस तरह से आज हमने अपनी चर्चाएं की हुई है। तो इसमें हमने बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का? अनुच्छेद के अनुसार, शब्दों के अनुसार। सबसे छोटा संविधान किस देश का? शब्दों के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार। तो इन सब हमने घटनाक्रम में डिस्कशन किया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं विराम लगाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।